नमस्कार। टंग डायग्नोसिस की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम मुख्य रूप से यह सीखेंगे कि टंग या जीभ से किस प्रकार शरीर का हालचाल जाना जा सकता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसा कि एक नाड़ी विशेषज्ञ केवल नाड़ी पकड़कर आपके बारे में काफ़ी कुछ बता देता है। इसे ऐसा भी मान सकते हैं जैसे एक ज्योतिषी हाथ की रेखाएं देखकर आपके जीवन के बारे में जानकारी दे देता है। तो इसी प्रकार एक्यूप्रेशर में कुछ इस प्रकार के परीक्षण होते हैं जिनसे हम शरीर में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनमें प्रमुख है जीभ देखकर, पेट पर दबाव डालकर, आंखों के द्वारा, स्किन के द्वारा और गर्दन पर दबाव डालकर। विषय बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ केवल जीभ और पेट द्वारा रोग निदान पर ही चर्चा करेंगे। जीभ निदान ऐसा नहीं है कि यह विधा कोई नई विधा है। इसका उल्लेख तो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में आरंभ से होता आया है। आयुर्वेद के अनुसार नाड़ी, मल, मूत्र और जीभ को देखकर रोग की जड़ पर वार किया जा सकता है। आप मान लीजिए कि आपके पास कोई व्यक्ति आया जिसे घुटने में दर्द की समस्या है। आपने बिना जाने कि रोग का कारण क्या है उसका इलाज शुरू कर दिया। अब या तो उसे आराम आएगा ही नहीं, और अगर आ गया तो कुछ समय बाद रोग फिर लौट आएगा, क्योंकि विषैली झाड़ी के तने पर वार करने से कुछ नहीं होता। उसके लिए तो उसकी जड़ ही उखाड़नी होती है। तो मल, मूत्र, नाड़ी से हम जान सकते हैं कि शरीर में किस एनर्जी का इम्बैलेंस हो गया है। जीभ परीक्षण रोग जानने का सरलतम तरीका है। जीभ देखते समय हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए पहले उनको समझ लेते हैं। जीभ की जीवंतता। जैसे आप किसी छोटे बच्चे की जीभ देखते हैं तो वह शाइनी होती है, चमकदार होती है। तो अगर किसी व्यक्ति की जीभ शाइनी है तो उसे कहा जाएगा कि आपकी बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जीभ की जीवंतता से उसकी इम्यूनिटी सिस्टम का हमें पता चलता है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बीमारी आपके मरीज को है, जब आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बॉडी उसे किस गति से रिकवर करेगी। दूसरी चीज है ध्यान देने की, जीभ का रंग। जब आप किसी की जीभ देखते हैं तो आप पाएंगे कि किसी की जीभ का रंग लाल होता है, किसी का बिना ब्लड वाला होता है, यानी पीला सा। तो कई तरह की जीभ हैं, कई तरह के उनके ऊपर रंग पाए जाते हैं। तो इन रंगों से भी हमें पता चलता है कि बॉडी में क्या चल रहा है। अगर किसी की जीभ पर सफेद रंग की परत चढ़ी हुई है तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब हुआ कि उसके शरीर में ठंडक बढ़ी हुई है। आगे चलकर हम इसे डिटेल में समझेंगे कि कैसे यह पता लगाएं कि किस अंग में गर्मी बढ़ी है और कहां पर ठंड का आक्रमण हुआ है। तो जहां पर ठंड बढ़ी है वहां पर गर्मी बढ़ा देंगे और ट्रीटमेंट हो जाएगा। जीभ का आकार नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जीभ का आकार। जीभ के कई आकार होते हैं, ज्यादा डिटेल में बाद में जाएंगे। अभी एक उदाहरण से समझिए। अगर किसी की जीभ टेढ़ी है तो हम समझ जाएंगे कि उसे या तो पैरालिसिस है या आगे आने के चांस हैं। यह बात
मेरा निवेदन है, अगर उसको पैरालिसिस नहीं है, उसको आने के चांस आपको दिख रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि यह बात उसको बतानी नहीं है, क्योंकि इससे वो डिप्रेस हो जाएगा। पर यह बात आप समझ गए कि उसको आगे पैरालिसिस के चांस हैं, उसके शरीर में विंड एनर्जी बढ़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे? विंड को घटा देंगे और हो जाएगा ट्रीटमेंट। चौथा पॉइंट है जीभ पर कोट। जब आप किसी की जीभ देखते हैं तो जीभ पर, हर किसी की जीभ पर एक कोटिंग चढ़ी होती है, और इसको देखना, इसको जानना, इसको समझना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीभ पर तो सभी व्यक्तियों की कोटिंग होती है और हर कोटिंग बहुत कुछ बतला भी देती है। पर आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है, जब आप जीभ परीक्षण करें, कि कुछ व्यक्तियों की जीभ पर किसी भी प्रकार की कोटिंग ना हो, तो उसका क्या अर्थ निकलता है? चलिए, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, अभी मैं आपको केवल टुकड़ों में समझा रहा हूं, और जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे मैं आपको इसकी डिटेल नॉलेज देता जाऊँ। जीभ की अलग अलग कोटिंग अलग अलग बीमारियां बताती है। पांचवा पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है, जीभ की नमी। यह देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीभ नम है या नहीं, या अधिक सूखी या अधिक गीली तो नहीं है, क्योंकि अधिक सूखी जीभ और अधिक गीली जीभ दोनों हमारे शरीर में इम्बैलेंस को बताती हैं। अगर इन 5 बातों को ध्यान में रखकर आप जीभ देखते हैं, तो निश्चित ही बीमारी की जड़ पर आप वार करेंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि शरीर के किस भाग में, किस अंग में एनर्जी का इम्बैलेंस है। अब बात करते हैं जीभ की बॉडी की। जीभ की बॉडी 3 भागों में बांटी जा सकती है। जैसे हमारे शरीर को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में हम सिर और धड़ को ले लेते हैं, दूसरे भाग में हम पेट तक के एरिया को ले लेते हैं, और तीसरे भाग में हम पैर को ले लेते हैं। इसको ही हम अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट कहेंगे। जीभ का पहला 1/3 पार्ट यानी अपर पार्ट हमारी अपर बॉडी को दिखलाता है, समझाता है, बताता है। इसी प्रकार मिडिल 1/3 पार्ट हमारे मिडिल पार्ट को दिखाता है, और जीभ के आखिर का 1/3 पार्ट हमारे लोअर पार्ट को बताता है। अपर पार्ट में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर से लेकर छाती तक का पार्ट, जिसमें आंखें आ गई, जिसमें पूरा चेहरा आ गया, जिसमें आपके लंग्स आ गए, जिसमें आपका हार्ट आ गया, ये सारा पार्ट, इवन आपका ब्रेन भी, ये सारा अपर पार्ट में आएगा। मिडिल पार्ट में हम लोग स्टमक को लेते हैं, हम लोग स्प्लीन को लेते हैं। पेट के अंदर जो जो ऑर्गन हैं वो हमारे मिडिल पार्ट में आ जाते हैं। लोअर पार्ट की जब हम बात करें तो लोअर पार्ट में हमारे जेनिटल के पार्ट आ जाते हैं, जिनको हम लास्ट के 1/3 पार्ट से देखकर बीमारियों का अंदाजा लगा लेते हैं। अब ये तो आपने बॉडी को समझा कि हम अपनी बॉडी को जीभ में किस प्रकार देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वहां पर इम्बैलेंस को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए, उसको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समझ में आ सकता, बट यहाँ सिर्फ आपको थोड़ी सी एक भूमिका बनाकर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके मिडिल पार्ट की बात करते हैं, अगर आपके मिडिल पार्ट में सफेद परत चढ़ी हो, लाल परत चढ़ी हो, पीली परत चढ़ी हो, मोटी परत चढ़ी हो या पतली परत चढ़ी हो, या फिर जीभ देखने में कटी फिटी दिखती हो, तो हम उन संकेतों के आधार पर बीमारी का पता लगा लेते हैं।
आपकी जीभ दिखने में कैसी है, कटी फटी है, या उसके ऊपर कैसा लेप चढ़ा है, या उसकी बॉडी कैसी है, ये सारी चीज़ें हमारे डायग्नोसिस का आधार है, जिसके आधार पर हम समझ लेते हैं कि बीमारी है क्या। आगे हम बहुत सारी जीभ देखेंगे और समझेंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जीभ का विशेषज्ञ बना दूं। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि लोअर पार्ट से हम प्रोस्टेट, यूट्रस जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई पेशेंट इस प्रकार की बीमारियों के बारे में बताने से हिचकिचाते हैं, बात नहीं करना चाहते। आप पूछेंगे अपने आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताएंगे ही नहीं, बट अगर आप पूछेंगे तो भी वो हेजिटेट होते हैं, जबकि बीमारी की जड़ तो वहीं छुपी होती है। किडनी, ब्लैडर और आंतों का हाल भी हम कहाँ से पहचानेंगे? लोअर पार्ट से। ऊपर के भाग में फिर आंख आ गई, कान आ गए, आपके चेहरे में जितने भी अंग हैं, आपके चेहरे में आंख, नाक, कान, दांत, सब कुछ वो आ गए। राइट लंग आ गया, लेफ्ट लंग आ गया, और मिडिल में आप जानते हैं हमारा हार्ट होता है, वो भी आ गया। और जब हम मिडिल बॉडी देखते हैं जीभ की, तो उसमें एक तरफ लीवर आ जाता है और एक तरफ गॉल ब्लैडर आ जाता है। बीच में मैंने आपको बताया था कि स्टमक और स्प्लीन हैं ही। लोअर में दोनों और किडनी और बीच में इंटेस्टाइन है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की जीभ का सेंट्रल पार्ट कटा फटा है, तो यह उसकी रीढ़ की हड्डी की दिक्कत बताता है। अब तक मैंने आपको जो समझाया उससे बहुत ज़्यादा तो मैं उम्मीद नहीं करता कि आपको समझ में आया होगा, पर फिर भी आपको इतना तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम जीभ को देखकर कैसे शरीर के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे चलकर हम डिटेल में समझेंगे कि जैसे किस पार्ट में कोटिंग कम है या ज़्यादा है, तो उसका क्या अर्थ निकलेगा। शरीर में आए परिवर्तनों को हम जीभ पर आसानी से देख सकते हैं। अब जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसको सर्दी खांसी है। सर्दी खांसी होने का एक्यूपंक्चर में कोल्ड भी रीज़न होता है और हीट भी रीज़न होता है। तो आपके पास कोई व्यक्ति आया, सर्दी और खांसी से परेशान है। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि वो कोल्ड के कारण बीमार पड़ा या वो हीट के कारण बीमार पड़ा? ये काम हम जीभ को देखकर आसानी से कर सकते हैं। आप अपने पेशेंट से कहिए कि आप अपनी जीभ निकालिए, और जैसे ही वो जीभ निकालेगा, जीभ में आप देखेंगे कि कोटिंग कैसी है, जीभ की बॉडी कैसी है, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हीट के कारण बीमार पड़ा है या कोल्डनेस के कारण बीमार पड़ा है, यानी इसकी बॉडी में हीट बढ़ी हुई है या कोल्ड बढ़ा हुआ है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति हीट के कारण सर्दी खांसी से परेशान है और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने इसको एंटीबायोटिक दी। अब एंटीबायोटिक तो आप सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक तो गर्मी पैदा करती है। अब एंटीबायोटिक जब पेट में गई तो उसने पेट में और गर्मी पैदा कर दी। अब जब पेट में ऑलरेडी गर्मी पैदा हो गई है, जब पेट में पहले से गर्मी थी और ज़्यादा गर्मी हो गई, तो वो व्यक्ति कैसे ठीक होगा? तभी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नई नई एंटीबायोटिक आती जा रही हैं, वैसे वैसे बीमारियां भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले सर्दी खांसी 2 या 3 दिन में दवाइयों से ठीक हो जाती थी, पर अब सर्दी खांसी कई कई दिन में ठीक होती है। इवन खांसी तो महीने भी पकड़ लेती है ठीक होने में, और डॉक्टर भी आपको बोलते हैं कि ये तो लंबी चलेगी, आसानी से नहीं जाएगी। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप जो एंटीबायोटिक खाते हैं, उस एंटीबायोटिक के कारण हीट और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बीमारी ठीक कैसे हो सकती है? अब सपोज मान लीजिए वही व्यक्ति आपके पास आया और उसने बताया कि उसको सर्दी खांसी है। आपने उससे कहा कि ठीक है, अपनी जीभ दिखाइए।
जीभ देखकर आपको समझ में आ गया कि इनकी बॉडी में तो ऑलरेडी हीट बढ़ी हुई है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ठंड के पॉइंट लगा देंगे, कोल्ड के पॉइंट लगा देंगे। तो कोल्ड के कारण गर्मी धीरे धीरे शांत हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका एक वीडियो मैंने YouTube में भी बनाया है, समवाई ग्रुप में। आप अगर चाहें तो वहाँ इसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने फोकाई के बारे में बताया है। फोकाई के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दी थी। इसमें कहा था कि बीमारी दिखती कहीं है और बीमारी होती कहीं है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बीमारी मेरी आंखों में है, कि मेरी आंखें लाल हो जाती हैं या मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि परेशानी आपकी आंखों की हो। बीमारी दिख भरी आंखों में रही है, पर यह बीमारी लीवर या हार्ट की भी हो सकती है। इसी प्रकार हड्डी के रोगों में हमें देखना होता है कि सपोज आपके पास कोई घुटने का पेशेंट आया, तो हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम उसके हड्डी में, उसके घुटने में है, या फिर कहीं किडनी के कारण तो ये प्रॉब्लम नहीं है, कहीं इस बीमारी की जड़ किडनी तो नहीं है। इसी प्रकार हड्डी के रोगों में हमें किडनी की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। तो जब आप जीभ देखते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम वही है जहां दिख रही है, या प्रॉब्लम की जड़ कहीं और है। क्योंकि बीमारी तो रोज नई नई आ रही हैं और उनके नाम भी इतने विचित्र हैं कि कई बार तो मुझे भी ढूंढना पड़ता है कि ये बीमारी है तो है क्या। पर हम पेशेंट से ये बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई पेशेंट आपके पास किसी बीमारी को लेके आया और आप उस बीमारी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, और आपने उससे कहा कि भाई इसका क्या मतलब होता है, मैं तो जानता नहीं, तो आप मुझे इस बीमारी के बारे में बता दीजिए तो मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा। आप अपने ऊपर ही रख के देखिए कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपसे बोले कि इस बीमारी को मुझे समझा दो तो मैं इलाज कर दूंगा, तो क्या आप उस डॉक्टर पर विश्वास कर पाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए ही एलोपैथी में कान का, पेट का, दांत का, यानी कि शरीर की हर अंग का डॉक्टर अलग है। तो यह सुविधा हमारे पास तो है नहीं। तो हम तो जो भी बीमारी लेकर आया उसकी जड़ पर ही वार करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल एक्यूप्रेशर में है। आप आयुर्वेद में देख लीजिए, आयुर्वेद में भी हर अंग का अलग डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। आप होम्योपैथी में देख लीजिए, होम्योपैथी में भी हर अंग का अलग से डॉक्टर नहीं होता। तो अब आप देखिए, अगर आपने किसी की जीभ देखी और उसके स्टमक एरिया में क्रैक है, तो आप समझ गए कि उसके पेट में कोई ना कोई गड़बड़ है। अब जब आपने पेशेंट से पूछा कि भाई बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसने आपको बताया कि हार्ट में दर्द रहता है। अब आप देखिए, अगर आपको टंग डायग्नोसिस नहीं आती, तो आपके पास एक पेशेंट आया और उसने आपसे बोला कि डॉक्टर साहब मेरे हार्ट में दर्द रहता है, तो आपके दिमाग में हार्ट से रिलेटेड ही सारी बीमारियां आएंगी। ठीक है, एंजाइना के बारे में आप सोच सकते हैं, या हार्ट में और भी बहुत सारी दिक्कत होती हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं, और हो सकता है आप उसके हार्ट का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। बट आपने उसकी जीभ देखी, आपको जीभ देखनी आती थी, आपने देखा कि इसके पेट में कुछ गड़बड़ है और पेशेंट आया है हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर। आप अच्छे से जानते हैं कि गैस जो होती है वो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है। तो अगर उसको पेट में गैस की प्रॉब्लम है तो उसको छाती में दर्द आना संभव है। बिल्कुल संभव है कि उसको लगे कि मेरे हार्ट एरिया में दर्द रहता है, लेकिन वो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। वो पेट में जो गैस बन रही थी उसके कारण उसको हार्ट में दर्द महसूस होता है। अब आप समझ गए। अब आपने क्या किया कि टंग डायग्नोसिस के द्वारा उसकी जड़ में पहुंचकर
और आपने उसके पेट की गैस का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि 1 दिन में, 2 दिन में या कुछ समय में उसकी गैस बननी बंद हो जाएगी और उसको हार्ट में आराम आ जाएगा। कुछ दिनों बाद आप पेशेंट से पूछेंगे कि भाई बताइए, अब आपकी हार्ट में दर्द रहता है क्या? आपको हार्ट में कुछ आराम आया? तो बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब, मुझे अब हार्ट में दर्द नहीं रहता। तो क्या निकला? आपने किसका इलाज किया? पेट की गैस का। और उसको आराम कहाँ पड़ा? हार्ट में। इसी प्रकार गैस जब और ज़्यादा ऊपर जाती है तो वो क्या करती है, क्योंकि गैस का काम है ऊपर जाना, तो वो क्या करेगी, अगर गैस सिर तक पहुंच गई तो वो माइग्रेन करेगी। सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया, उसने बोला कि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है। आप टंग डायग्नोसिस नहीं जानते, तो आपने क्या किया? आपने माइग्रेन के पॉइंट लगाने शुरू कर दिए। हो सकता है कि उसको बिल्कुल आराम ना आए, या हो सकता है कि उसको आराम आए पर कुछ दिन का आराम आए। जब आप उसको पूरा ट्रीटमेंट खत्म कर दें तो कुछ दिनों बाद उसको फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ थी? प्रॉब्लम की जड़ थी स्टमक में जो गैस बन रही है। और आपको अगर मान लीजिए जीभ की डायग्नोसिस आती है, आपने उससे बोला ठीक है भैया आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जीभ दिखाओ। उसने जीभ दिखाई, आपने देखा कि स्टमक एरिया में गड़बड़ है, आप समझ गए। आपने स्टमक के पॉइंट लगाए, जो प्रॉब्लम आपको नजर आई। क्या हुआ कि आपने पॉइंट लगाए स्टमक के, और ठीक क्या हुआ? उसका माइग्रेन। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि टंग डायग्नोसिस का कितना महत्व है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको प्रॉब्लम है कि उसके कान से आवाज़ आती है। कान से आवाज़ आने को हम टिनिटिस भी बोलते हैं। उसको कान से आवाज़ आने की प्रॉब्लम है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि उसने आपको बताया कि मेरे कान में आवाज़ आती है और आपने एकदम कान के पॉइंट लगाने शुरू कर दिए। आप तो ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब आप टंग डायग्नोसिस सीख रहे हो। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप उससे बोलेंगे कि अपनी जीभ दिखाइए, और वो अपनी जीभ दिखाएगा, और जीभ को देखते ही आपको समझ में आ गया कि इसकी हार्ट में गर्मी बढ़ी हुई है। और आप जानते हैं कि अगर हार्ट में गर्मी बढ़ जाती है तो भी कान में आवाज़ आने लगती है। तो अब आप क्या करेंगे? वो प्रॉब्लम क्या लेके आया? वो प्रॉब्लम लेके आया टिनिटिस की। और आप ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं? हार्ट हीट का। तो इसमें हम क्या करेंगे? हार्ट हीट के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं जिनसे हम हार्ट हीट को घटा सकते हैं, पर हम केवल 3 पॉइंट से ट्रीटमेंट करेंगे। करना क्या है? H7, 8, 9 को सेडेट कर देंगे, और देखना कि उसकी समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो पहले हमें पहचानना होगा कि समस्या क्या है। जब हम समझ जाएंगे कि समस्या क्या है और कहाँ पर है, तभी तो एक्यूप्रेशर काम करेगा। अदरवाइज हम समझे ही नहीं, हम जानते ही नहीं उस प्रॉब्लम को। पेशेंट ने जो बताया हमने उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया, तो और बाद में दोष लगा दिया कि एक्यूप्रेशर काम नहीं करता या बहुत स्लो काम करता है। ठीक है जी। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने किसी की जीभ देखी, और जीभ देखकर आपको लगा कि उसकी आगे की टिप, जीभ की जो टिप होती है वो लाल है, तो दो कारण से लाल हो सकती है। एक हार्ट हीट से, और एक लंग हार्ट दोनों में हीट हो तब भी। इसको हम बाद में समझेंगे, मैंने बोला बहुत डिटेल वीडियोस बनेंगे, है ना। तो लेकिन अभी तो केवल इतना ही समझते हैं जो मैं आपको मोटा मोटा समझाता जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब आपने देखा कि उसके लंग और हार्ट में गर्मी बढ़ी है। आपने उससे पूछा कि बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, आप किस लिए मेरे पास आए हैं? तो वो बताता है कि मेरे कंधे में दर्द रहता है। ठीक है जी। अब देखिए, वो बता रहा है आपको कंधे का दर्द, और आप ट्रीट क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं लंग और हार्ट का हीट को कम करने का इलाज। ठीक है जी। हम इन सब चीज़ों को स्लोली स्लोली समझेंगे, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा।
और बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक पर काफ़ी डिटेल वीडियो बनाता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी मेरे इस कोर्स को ज्वाइन करे उसके पास कोई क्वेश्चन ना बचे, सब क्वेश्चंस के मैं आंसर दे पाऊँ। तो मैंने क्या बोला था कि कोई आदमी आया, उसको कंधे में दर्द है और आप इलाज कर रहे हैं लंग और हार्ट की हीट का। टंग डायग्नोसिस में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब पेशेंट आपके पास आया तो तब तो आपकी मजबूरी है उसकी टंग देखना, ठीक है ना? क्योंकि आप उससे ये तो नहीं कह सकते कि सुबह की टंग लेके आइएगा, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। तो उस टाइम आप टंग देखिए, जो आपको समझ में आ रहा है उस तरह से ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, पर उसको बताइए कि कल सुबह जब आप सोकर उठें तो बिना ब्रश किए अपनी टंग की एक फ़ोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? तो उससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन समझ में आ जाएगी। दूसरी बात कि टंग को 3 से 4 बार देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें टंग में देखनी है। एक टंग की जीवंतता, एक टंग की कोटिंग, फिर आपको ये भी देखना है कि अपर बॉडी, लोअर बॉडी, मिडिल बॉडी, तो किसमें इम्बैलेंस आपको नज़र आ रहा है। तो सभी को एक बार में देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि टंग को हम 10 से 15 सेकंड तक ही बाहर निकलवा कर रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर टंग ज़्यादा देर तक बाहर रहेगी तो उसका नेचुरल रंग जो होता है बॉडी का वो बदलने लगता है। तो इसलिए मैक्सिमम 15 सेकंड तक आप उससे बोलिए कि अपनी जीभ बाहर निकाल कर रखिए। उसमें आपको जो भी समझ में आया उसको आप अपने पैड पर नोट कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद उसको फिर बोलिए कि दोबारा टंग निकालिए, और जब वो दोबारा टंग निकाले तो फिर जो आपको समझ में आए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? टंग को हमें केवल ऊपर से नहीं देखना है, टंग को हमें नीचे से और किनारों से भी देखना है। वो सब चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, ठीक है? तो पहली पेशेंट को बता दीजिएगा, हम आपकी टंग की डिटेल स्टडी करेंगे, इसलिए हम आपकी टंग को 3 से 4 बार निकलवाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है जी। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास टंग दिखाने आया और उसने तंबाकू, पान या कोई ऐसी चीज़, गुटखा, जिससे उसकी टंग का कलर चेंज हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ अगर उसने खाई हुई है तो उसकी टंग बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आप डायग्नोज कर ही नहीं पाएंगे। अब ऐसे में क्या करें? अब ऐसे में उसको प्यार से समझा दीजिए और उसको बोलिए कि आप आधा घंटा बाहर बैठिए, मैं आपको अभी दोबारा बुलवाता हूँ, ठीक है? आधे घंटे में उसकी टंग थोड़ी थोड़ी नेचुरल होने लगेगी और आप समझ जाएंगे, जो प्रॉब्लम है आप डायग्नोसिस कर पाएंगे। आगे आने वाली क्लासों में हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ऊर्जा बढ़ने से, ऊर्जा के घटने से, गर्मी लगने से, गुस्से से टंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और आपके पास आया है और ऐसे में अगर आप उसकी टंग देखते हैं तो वो उसकी नेचुरल टंग नहीं होगी। गुस्से में भी टंग में परिवर्तन आ जाता है। तो हम इन सब बातों पर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे और टंग के ऊपर ही आने वाली 15 क्लासें होंगी। इन क्लासेस में हम आपको 50 से 70 जीव दिखाएंगे, उनके पैटर्न समझाएंगे कि बीमारी बढ़ेगी तो क्या होगा, बीमारी घटेगी तो क्या होगा। साथ ही अपने कई पेशेंट की जीव भी आपको दिखाएंगे जिनका इलाज शुरू किया था, तो उनकी टंग कैसी थी ये दिखाएंगे, और ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद क्या परिवर्तन आए वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आप समझेंगे एक्सटर्नल इंटरनल हीट के बारे में, कोल्ड के बारे में, यिन यांग के बारे में और एक्सेस और डेफिशिएंसी के बारे में। इसी कोर्स में हम आपको एक्यूप्रेशर के बेहद कारगर पॉइंट भी बताएंगे कि कैसे आप केवल 2 या 4 पॉइंट लगाकर ही किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं।
क्योंकि बहुधा होता ये है कि जब हम किताबों से पढ़ते हैं तो हर बीमारी के लिए एक तो पॉइंट्स अलग होते हैं, दूसरी बात पॉइंट्स 10 से लेकर 20 और 25 तक भी पॉइंट बताए जाते हैं। अब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किसी एक पेशेंट को 25 पॉइंट लगाना अ, आपके लिए मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। तो कोशिश ये रहेगी कि 2 या 4 पॉइंट में ही हम रोग को ठीक कर दें। तो वो कैसे संभव है? वो इस प्रकार संभव है कि हम जो सबसे इफ़ेक्टिव पॉइंट होंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, वो आपको बताएँगे, जिससे आप बीमारी का असरदार इलाज कर सकते हैं। आप यहाँ यह भी समझेंगे कि शरीर के किसी भाग में प्रॉब्लम हो, जैसे चेस्ट, ब्रेस्ट, हार्ट में, तो टंग में वो किस प्रकार दिखती है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और मैंने अभी आपको बताया कि टंग के ऊपर मैं तकरीबन 15 क्लास लूँगा, पर आप ऐसा मानिएगा मत, क्योंकि अगर विषय में कुछ भी छूट गया होगा तो मेरी क्लासेस बढ़ जाती हैं। मेरे ओल्ड स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि जब तक विषय पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, मैं क्लासेस के बारे में चिंता नहीं करता। ठीक है? तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।